एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। आज हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर आस्था दयाल। डॉक्टर दयाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन, मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। डॉक्टर, आज हम आपसे चर्चा करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले के मुकाबले अब प्रेगनेंसीज में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने लगी हैं ड्यू टू लेट मैरिजेस, लेट बेबी प्लानिंग। ऐसे में ऑब्स्टेट्रिशियंस भी प्रेगनेंसी को काफ़ी करीब से मॉनिटर करते हैं। तो सबसे पहले सवाल मैं डॉक्टर आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ट्राइमेस्टर वाइज आप हमें समझाएं कि कौन कौन से टेस्ट और अल्ट्रासाउंड बेहद ज़रूरी हैं बेबी की ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा गुंजन। आजकल लोग लेट शादी करते हैं और उनको बच्चे भी एक या दो ही चाहिए होते हैं, तो हम उनके बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करने के लिए सारे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं। इसमें जब आप पहली बार हमारे पास प्रेगनेंसी में आते हैं तो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं कि मदर की हेल्थ ठीक है या नहीं। तो मदर का थायराइड टेस्ट और शुगर टेस्ट का, हीमोग्लोबिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब कराया जाता है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो माँ अपने बच्चे को ट्रांसमिट कर सकती है प्रेगनेंसी में, और जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे हमको पता नहीं चल सकता, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, VDRL, उन सब का टेस्ट भी हम करते हैं, ताकि अगर माँ को ऐसी कोई इन्फेक्शन है तो हम बच्चे को ना पहुंचे, उसको प्रिवेंशन के उपाय कर सकें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पेट्स हैं तो हम आपका टॉर्च टेस्ट भी करते हैं। और अगर आप एक HPLC टेस्ट होता है जो थैलेसीमिया या सिकल सेल ट्रेट को जानता है, और ये ज्यादातर इंडिया के कुछ पार्ट्स में ये एंडेमिक है, तो इसलिए इस टेस्ट को भी किया जाता है। अगर माँ को ऐसी कोई ट्रेट है तो फिर हम हस्बैंड का भी चेक करते हैं, ताकि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में ही वो प्रॉब्लम है तो हम बच्चे का चेक कर सकें। इसके अलावा हमको मदर का ब्लड ग्रुप भी चेक करना होता है, और अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उनके हस्बैंड का पॉजिटिव है तो फिर हमको उसके लिए कुछ स्पेशल इंजेक्शन देने पड़ते हैं। इसके साथ में एक और चीज जरूर बताना चाहूंगी कि थायराइड और शुगर दो ऐसे टेस्ट हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत जरूरी हैं। थायराइड, अगर आपका प्रेगनेंसी में जो रेंज होता है वो बहुत अलग होता है अदरवाइज रेंज से, सो थायराइड और शुगर टेस्ट करना बहुत जरूरी है, और अर्ली प्रेगनेंसी में टेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे मिसकैरेज का रिस्क भी हो सकता है अगर आपका ये कंट्रोल में नहीं है, और बच्चे में बनावटी खराबी भी आ सकती है। इसके अलावा हम थोड़े से अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जो पहला किया जाता है वो 1.5 महीने के बाद, यानी कि छठे हफ्ते के बाद किया जाता है, जब बच्चे में धड़कन आ चुकी होती है और हम देखते हैं कि बच्चे का साइज ठीक है, अंदर कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, और यूट्रस के अंदर ही प्रेगनेंसी है, कई बार ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है, वैसा कुछ रिस्क तो नहीं है। तो ये इनिशियल विजिट पे जो हम हर प्रेग्नेंट लेडी के ये टेस्ट करने को रेकमेंड करते हैं। इसके बाद जो अगले हमारे टेस्ट होते हैं वो होते हैं पहले ट्राइमेस्टर के बाद, यानी कि 12 हफ्ते पे, जब बच्चे का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह बन चुका होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है टेस्ट करने का, क्योंकि इसमें हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसको बोलते हैं लेवल 1 अल्ट्रासाउंड, जिसमें बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखा जाता है, और उसमें कुछ ऐसे मार्कर्स देखे जाते हैं जो कि जेनेटिक प्रॉब्लम का हमको इंडिकेशन देते हैं। और इसी के साथ हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं डबल मार्कर। और डबल मार्कर और ये अल्ट्रासाउंड को कंबाइन करके हम एक रिस्क निकालते हैं, तो या तो आप उसमें हाई रिस्क में फॉल करते हैं या लो रिस्क में। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो सबको ऑफर किया जाता है, और अगर आप लो रिस्क में आते हैं तो आपको आगे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाई रिस्क पे आते हैं तो भी से कुछ कंफर्मेशन नहीं है। हाई रिस्क का मतलब यही है कि आपको आगे और टेस्ट कराने की जरूरत है उसको कंफर्म करने के लिए। ये हुआ सेकेंड लेवल ऑफ टेस्ट। फिर हमारा अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट का टाइम आता है लेवल 2 स्कैन के टाइम, जो 18 से 20 हफ्ते पे होता है। ये अल्ट्रासाउंड सबसे इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड है प्रेगनेंसी का, क्योंकि ये इस समय चौथे महीने के बाद 5वें महीने तक बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चे के सारे ऑर्गन्स ठीक ठाक बने हैं, कोई बनावटी खराबी तो नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है अल्ट्रासाउंड। एंड इसी समय हम थोड़े से ब्लड टेस्ट भी फिर से रिपीट करते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन ठीक रह रहा है, यूरिन टेस्ट ठीक है,
शुगर चैलेंज टेस्ट हम एक करते हैं, क्योंकि इंडिया में जेस्टेशनल डायबिटीज बहुत कॉमन है। और थायराइड टेस्ट भी हम करते हैं जिनका थायराइड पहले से कुछ प्रॉब्लम चल रहा होता है। परफेक्ट परफेक्ट इसके मैम। बाद मैं डॉक्टर अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या किसी कपल को बेबी प्लान करने से पहले भी टेस्ट करवाने की ज़रूरत है या ये ऑप्शनल हो सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेटर होता है कि लोग प्रेगनेंसी प्लान करने से एक बार पहले डॉक्टर को विजिट करें, ताकि हम उनकी कोई पहले से एग्जिस्टिंग बीमारी हो तो उसको पकड़ लें, या उनकी कोई दवाइयाँ चल रही हो जो प्रेगनेंसी में सेफ ना हो तो उनको बदल सकें। और उस समय भी हम ये जो टेस्ट हम पहली बार जब वो आते हैं तो करते हैं, उनमें से कुछ टेस्ट हम पहले भी कर सकते हैं, जैसे थायराइड का टेस्ट और शुगर का टेस्ट, फिर थैलेसीमिया का टेस्ट, ब्लड ग्रुप, उनके HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, VVRL, और एक रुबेला का टेस्ट होता है। रुबेला की एक वैक्सीन होती है जो हम सबको बचपन में लगनी चाहिए। जिन लोगों को वो वैक्सीन बचपन में नहीं लगी है, अगर उनका रुबेला नेगेटिव आता है तो वो ये वैक्सीन प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले लगा सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये वैक्सीन नहीं लगाई जाती है। और ये वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रुबेला प्रेगनेंसी में पकड़ लेते हैं तो आपको तो कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चे में बहुत सारी बनावटी खराबियां आ सकती हैं। तो इसीलिए ये सब टेस्ट अगर हमने पहले ही करे हो तो प्रेगनेंसी ज्यादा सेफ हो जाती है। डॉक्टर, क्या IVF या IUI जो प्रोसीजर्स होते हैं उनमें ये टेस्ट या अल्ट्रासाउंड डिफर हो जाते हैं या इसमें और नए टेस्ट ऐड ऑन हो जाते हैं? तो IVF प्रेगनेंसी लोग तभी कराते हैं जब उनको अपने आप से बच्चे नहीं हो रहे होते, और काफी बारी ये अनएक्सप्लेन भी होते हैं। पर तो उसमें हम थोड़े से टेस्ट और करते हैं ये जानने के लिए कि उनको IVF की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे उनके थोड़े थ्रोम्बोफीलिया के टेस्ट होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को देखने के लिए होते हैं, कुछ थायराइड की एंटीबॉडीज, या कुछ और तरह की बीमारियां जिनकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, या टीबी का टेस्ट, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट होते हैं। बट एक बार जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग जरूर ज्यादा होगी, उनके अल्ट्रासाउंड ज्यादा होंगे, उनको दवाइयां ज्यादा मिलेंगी। लेकिन बेसिक टेस्ट सेम ही रहते हैं जो कि बाकी प्रेगनेंसीज में होते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम पकड़ में आती है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग और टेस्ट करते हैं। डॉक्टर, जैसे आपने पहले मुझे एंटी स्कैन एंड डबल मार्कर टेस्ट के बारे में बताया, पहले हालांकि ये टेस्ट नहीं होते थे बट अब ये टेस्ट काफ़ी पॉपुलर है, तो आप इस टेस्ट के बाद मुझे मुझे बारे में ब्रीफिंग में बताइए कि ये टेस्ट बेसिकली है क्या और क्यों करवाना ज़रूरी है। जब हम 1 या 2 बेबी प्लान करते हैं तो ये टेस्ट करवाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो आपने बहुत सही कहा, ये टेस्ट हर जगह मैंडेटरी नहीं है। अभी भी जब हम जैसे मैं पेशेंट देखती हूँ तो ये टेस्ट हम ऑफर करते हैं, क्योंकि ये टेस्ट होता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक बीमारी ना हो। और जो कॉमनेस्ट जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, इन तीनों को हम चेक करते हैं, और इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। और जब माँ की उम्र बढ़ती जाती है तो इन बीमारियों का रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो अगर कोई 35-40 साल से ऊपर कोई मदर प्रेग्नेंट होती है तो उनमें बच्चे में ये अनोमली आने का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर इसमें आपके बच्चे में भगवान ना करे अगर कुछ ये प्रॉब्लम आती है तो इसका सोल्यूशन है कि आप प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू कर दें। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है। और अगर ये प्रेगनेंसी में डिटेक्ट नहीं हुआ और बच्चा फाइनली डिलीवर हो जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो जाता है, तो वो बच्चों का लाइफ स्पैन थोड़ा लिमिटेड होता है, उनको काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंटली उनका IQ का लेवल वैसा नहीं होता। तो एक ये बहुत ही डिसीजन डिफिकल्ट हो जाता है पेरेंट्स के लिए, एंड ये बहुत डिफिकल्ट लाइफ हो जाती है फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द चाइल्ड ऑल्सो। इतना बड़ा डिसीजन अगर हम एक छोटे से टेस्ट से जान सके इसके बारे में और अपने आप को रीअश्योर कर सकें, तो इस तरह से अगर हम सोचें तो ये टेस्ट कराना बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एक छोटे से टेस्ट से हमको एक बहुत बड़ी जेनेटिक प्रॉब्लम का पता चल रहा है। लेकिन ये टेस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, और कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि चाहे हमें पता भी चलेगा तो हम इस प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस, या बहुत मुश्किल से वो प्रेग्नेंट हुए तो वो नहीं भी कराना चाहते, दैट इज देयर ऑप्शन। बट क्योंकि आजकल 1-2 बच्चे ही लोग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे पूरे स्वस्थ हों, और अगर हम किसी टेस्ट से ये जान पाते हैं तो इस टेस्ट को कराने में ही लाइक लॉजिक है बेसिकली। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है कि कौन कौन से टेस्ट और अल्ट्रासाउंड इस टाइम अवॉइड करने चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को? सॉरी, मुझे आई डिडंट, मैं कौन कौन से आपसे टेस्ट ये और जान अल्ट्रासाउंड हाँ, कौन कौन से टेस्ट और अल्ट्रासाउंड इस टाइम अवॉइड करने चाहिए? अवॉइड? अच्छा,
तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सेफ तरीका होता है। अल्ट्रासाउंड इज नॉट रेडिएशन, वो एक सिर्फ साउंड वेव्स होते हैं। और ओनली थिंग इज कि बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा हीट जनरेशन होता है, अदरवाइज अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ही सेफ है। पर कुछ रेडिएशन एक्सपोजर वाले टेस्ट जैसे कि एक्सरे और सीटी स्कैन ये आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और कोई चीजें होती है जिसमें डाई डाला जाता है, तो वो डाई भी आईवी नहीं देना चाहिए। या कुछ भी ऐसे टेस्ट जो बेहोश करके किए जाते हैं, उनमें ये पता होना चाहिए आपके डॉक्टर को कि आप प्रेग्नेंट हैं, ताकि वो ऐसी कोई दवाई ना दें जिसमें बेहोशी की ऐसी कोई दवाई जो प्रेगनेंसी को हार्म करे। बट सीटी स्कैन और एक्सरे हम जनरली अवॉइड करते हैं। बट अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ है, और अगर जरूरत पड़े तो एमआरआई भी सेफली आप करा सकते हैं। डॉक्टर, क्या 3D और 4D जो स्कैन्स होते हैं जो लास्ट ट्राइमेस्टर में करवाए जाते हैं, या कलर डॉपलर, ये करवाने ज़रूरी होते हैं या ये भी ऑप्शनल होते हैं? तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड से बच्चे को जो खून का फ्लो जा रहा है प्लेसेंटा से, उसको देखा जाता है। तो जिस भी बच्चे में ग्रोथ की कमी आ रही है या कुछ कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, उसमें ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड जरूरी है। और जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनमें भी ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड जरूरी है। 3D और 4D अल्ट्रासाउंड कुछ अलग स्पेसिफिक इंडिकेशंस के लिए किए जाते हैं, कि अगर हमको कोई सेप्टम दिख रहा है या कोई बैंड दिख रहा है या प्लेसेंटा का कोई एब्नॉर्मेलिटी है, कोई फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, उनमें 3D अल्ट्रासाउंड उसको देखने के लिए किया जाता है। प्रेगनेंसी में 3D अल्ट्रासाउंड का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड जरूर जिनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको करानी चाहिए। डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि कई स्टेट्स में लॉकडाउन लगा रहता है, कुछ कुछ शॉप्स, कुछ दुकानें, कुछ हॉस्पिटल, काफ़ी चीज़ें जो हैं बंद हैं। तो अगर ऐसे में किसी पेशेंट का कोई अल्ट्रासाउंड या टेस्ट मिस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये टेस्ट होना चाहिए, ये अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, तो अगर वो मिस हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में कोई पेशेंट क्या करे? तो कुछ अल्ट्रासाउंड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब लॉकडाउन भी हुआ, तो हम पेशेंट के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे थे। तो पेशेंट से मैं मिलती नहीं थी, पर मैं उनको बोलती थी कि आप अपने घर के आसपास जहाँ पे भी पॉसिबल है अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। जैसे कि अगर हम कम से कम देखें तो एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड और एक ग्रोथ स्कैन आगे के महीनों में हो जाए तो थोड़ा सा तसल्ली रहती है। तो हमने मिनिमम कर दिया था इन टेस्ट को, लेकिन अल्ट्रासाउंड फिर भी हमको काफी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि हम फिजिकली पेशेंट्स को इतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पा रहे थे। बट अगर आपकी लो रिस्क प्रेगनेंसी है तो कम से कम आपको लेवल 2 स्कैन और एक ग्रोथ स्कैन तो होना ही चाहिए। और अगर आपका मिस हो जाता है तो जब भी लॉकडाउन थोड़ा कम होता है या आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप तभी भी जाके उसको करा सकते हैं। और एक और चीज कि कोविड में जिन लोगों को इस वेव में कोविड हुआ, उसके बाद भी हम एक अल्ट्रासाउंड प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि कई बार पानी का लेवल कम हो रहा था, ग्रोथ की कमी हो रही थी, प्रीटर्म लेबर हो रहे थे, तो प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे। तो उन लोगों को भी हमको रीइवैल्यूएट करना पड़ रहा था आफ्टर देव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड। डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी डाउट्स है कोरोना की, कि प्रेग्नेंट वीमेंस का कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं, आपका क्या टेक है इस पर? तो प्रेग्नेंट वुमेन जो पिछली वेव आई थी कोरोना की, उसमें काफी उनको इफेक्ट ज्यादा हुए, इन द सेंस कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी को कोविड होता है तो उसके आईसीयू में एडमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो गायनेकोलॉजिस्ट एसोसिएशन है, हमने ही गवर्नमेंट को रेकमेंड किया था कि कोविड वैक्सीन अलाउ की जाए। एंड अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही प्रेगनेंसी में ली जा सकती हैं। अगर हम देखें तो हाँ, हमें पता है कि ये नई वैक्सीन हैं, इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी तक हमको नहीं पता। लेकिन अगर हम रिस्क और बेनिफिट रेशियो देखें तो इसका रिस्क कम है और बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस पूरा गया नहीं है। और प्रेगनेंसी में ये ज्यादा सिवियरली अफेक्ट कर सकता है। और ऑल्दो आपका चांसेस ऑफ गेटिंग वायरस इज द सेम एज अदर पीपल, लेकिन अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी में सिक हो जाती है तो वो ज्यादा सिक हो सकती है, और वो प्रीटर्म लेबर में जा सकती है और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो इस वैक्सीन को लेने से बेनिफिट ज्यादा है और रिस्क कम है। और ये इनएक्टिव वैक्सीन होती हैं जो जनरली प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती है। लास्ट सवाल आपसे यही है कि अगर हम एग फ्रीजिंग कराने की अगर कोई पेशेंट सोच रहा है, तो क्या कोई टेस्ट करवाए जा सकते हैं?
सो एग फ्रीजिंग उन्हीं को रेकमेंडेड होती है जो अभी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं और उनको डिले करनी है अपनी प्रेगनेंसी। ज्यादातर इसका इंडिकेशन है, जैसे कुछ लोग अगर सपोज किसी को कोई छोटी उम्र में कैंसर हो गया है, उनको रेडिएशन चाहिए या कीमोथेरेपी चाहिए, उससे पहले वो अपने एग्स निकलवा सकते हैं और उनको फ्रीज कर सकते हैं। तो एग फ्रीजिंग एक तरीका होता है और दूसरा तरीका होता है एम्ब्रियो फ्रीजिंग, जो कि ज्यादा कॉमनली किया जाता है आईवीएफ सेंटर्स में और उसका सक्सेस रेट भी ज्यादा होता है। और एक एक टेस्ट होता है एएमएच, से हमको पता चलता है कि मदर का ओवेरियन रिजर्व कैसा है। और इस ब्लड टेस्ट के अलावा अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, मदर की एज, लेडी की एज, इन सब को देख के हम देखते हैं कि उनको एग फ्रीजिंग की जरूरत है या एम्ब्रियो फ्रीजिंग की जरूरत है या नहीं। लेकिन इसके बाद जब भी प्रेगनेंसी होगी वो एक आईवीएफ प्रेगनेंसी ही होगी, वो नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, सिर्फ क्योंकि आप बच्चे थोड़े से साल पोस्टपोन करना चाहते हैं, इस कारण से एग फ्रीजिंग ना कराएं। इसके कुछ लिमिटेड इंडिकेशंस होते हैं जो आप आईवीएफ स्पेशलिस्ट से डिस्कस करके फिर आप एग फ्रीजिंग के बारे में सोच सकते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इट वाज रियली अ प्लेजर ऑफ माइन टू बी हियर। थैंक यू गुंजन। थैंक यू डॉक्टर। अगर आपके मन में भी प्रेगनेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सहेली ऐप। ये एक प्रेगनेंसी केयर ऐप है जिसमें आप प्रेगनेंसी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। चलते चलते बस इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9।